बेरोजगारी के प्रकार। चक्रीय बेरोजगारी बाजार में उत्पादन की मंदी और मांग में कमी के कारण होती है और यह समस्या विशेष रूप से विकसित देशों में अधिक दिखाई देती है। घर्षण जनित बेरोजगारी उस अवधि को कहते हैं जब एक व्यक्ति एक रोजगार छोड़कर दूसरा रोजगार प्राप्त करने के बीच में होता है। संरचनात्मक बेरोजगारी तब होती है जब व्यक्ति की शिक्षा और कौशल उपलब्ध रोजगार की आवश्यकता के अनुरूप नहीं होते और उसे अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल पाता। मौसमी बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में मौसम के अनुसार काम मिलने और शेष समय काम न मिलने के कारण होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी उस स्थिति को कहते हैं जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं लेकिन कुछ लोगों को हटाने पर भी उत्पादन में कोई कमी नहीं आती। अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण वक्र। लॉरेंज वक्र धन और आय की असमानता को दर्शाता है। गिनी गुणांक लॉरेंज वक्र के आधार पर आय की असमानता का माप बताता है। कुजनेट्स वक्र के अनुसार आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरण में असमानता बढ़ती है और बाद में घटने लगती है, इसलिए इसका आकार उल्टे यू के समान होता है। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र के अनुसार विकास के प्रारंभिक चरण में पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है लेकिन एक स्तर के बाद विकास के साथ प्रदूषण घटने लगता है, इसलिए इसका आकार भी उल्टे यू के समान होता है। फिलिप्स वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है, अर्थात बेरोजगारी घटने पर सामान्यतः मुद्रास्फीति बढ़ती है। लाफर वक्र के अनुसार प्रारंभ में कर की दर बढ़ाने से कर राजस्व बढ़ता है लेकिन एक सीमा के बाद कर की दर बढ़ाने पर कर राजस्व घटने लगता है, इसलिए इसका आकार भी उल्टे यू के समान होता है। पंचवर्षीय योजनाएं। पहली पंचवर्षीय योजना में हेरोड डोमो मॉडल के आधार पर कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में महालनोबिस मॉडल के आधार पर उद्योग क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई तथा भिलाई, दुर्गापुर और रोरकेला में बड़े इस्पात संयंत्रों की स्थापना के साथ भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में गार्डगिल मॉडल अपनाया गया तथा कृषि और उद्योग दोनों पर समान ध्यान दिया गया और सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास करना तथा आय की असमानताओं को कम करना था। पांचवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। नदी घाटी परियोजनाएं। बदायूं सिंचाई परियोजना रामगंगा नदी पर स्थित है। गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी पर स्थित है। रेहंद परियोजना रेहंद नदी पर स्थित है। गांधी सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। पोचमपद परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे स्थित शहर। गोमती नदी के किनारे लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर स्थित हैं। यमुना नदी के किनारे कौशाम्बी, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा और हमीरपुर स्थित हैं। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती स्थित हैं। गंगा नदी के किनारे बिजनौर, वाराणसी, प्रयागराज, कन्नौज, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, कानपुर और मिर्जापुर स्थित हैं। भारत और उत्तर प्रदेश जनगणना। साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी आबादी का प्रतिशत 31.16 है जबकि ग्रामीण आबादी का प्रतिशत 68.84 है। इसी जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में शहरी आबादी का प्रतिशत 22.27 है जबकि ग्रामीण आबादी का प्रतिशत 77.73 है। उत्तर प्रदेश के ताप विद्युत गृह। अनपरा ताप विद्युत गृह सोनभद्र में स्थित है। दादरी ताप विद्युत गृह गौतम बुद्ध नगर में गैस आधारित परियोजना है। मेजा ताप विद्युत गृह प्रयागराज में स्थित है। सिंगरौली ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में स्थित है। टांडा ताप विद्युत परियोजना अंबेडकर नगर में स्थित है। आंवला ताप विद्युत परियोजना बरेली में गैस आधारित परियोजना है। हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना अलीगढ़ में स्थित है। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार। पहला चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली में स्थित है और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। दूसरा किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर खीरी में स्थित है और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। तीसरा कतरनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच में स्थित है और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। चौथा रानीपुर वन्य जीव विहार बांदा में स्थित है और इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। पांचवा महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1977 में हुई थी तथा यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। उत्तर प्रदेश का नाम परिवर्तन। पहले इस क्षेत्र का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत था जो 1836 में रखा गया। दूसरे चरण में 1877 में इसका नाम अवध और आगरा का संयुक्त प्रांत रखा गया। तीसरे चरण में 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत कर दिया गया। चौथे चरण में 1950 से इसका वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश है। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते से संबंधित है। 101 संविधान संशोधन वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी लागू करने से संबंधित है। 102 संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। 130 संविधान संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण देने से संबंधित है। 104 संविधान संशोधन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त करने तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि बढ़ाने से संबंधित है।
105वां संविधान संशोधन सामाजिक और शैक्षिकी रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की राज्यों की शक्ति को पुनः बहाल करने से संबंधित है। 106वां संविधान संशोधन महिलाओं के लिए आरक्षण से संबंधित है। पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद अनुच्छेद 243 पंचायतों की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 243 पंचायतों में सीटों के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 243 पंचायतों के लिए वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के जिला नियोजन समिति से संबंधित है। अनुच्छेद 243 जिला योजना समिति से संबंधित है। अनुच्छेद 243 महानगरीय योजना समिति से संबंधित है। तिब्बत के पठार से निकलने वाली नदियाँ। ब्रह्मपुत्र, जिसे सांगपो भी कहा जाता है, तिब्बत के पठार से निकलती है। मेकांग नदी तिब्बत के पठार से निकलती है। सिंधु नदी तिब्बत के पठार से निकलती है। साल्वीन नदी तिब्बत के पठार से निकलती है। सतलुज नदी तिब्बत के पठार से निकलती है। यांगत्सी नदी तिब्बत के पठार से निकलती है। संविधान के स्रोत। कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था के साथ मजबूत केंद्र की अवधारणा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रखने की व्यवस्था ली गई है। अमेरिका के संविधान से लिखित संविधान राष्ट्रपति का सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होना, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरीक्षण तथा प्रस्तावना की प्रेरणा ली गई है। ब्रिटेन के संविधान से नामात्र का राष्ट्राध्यक्ष, मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली, प्रधानमंत्री का पद, संसदीय शासन व्यवस्था और द्विसदनीय संसद की व्यवस्था ली गई है। भाषा संबंधी संविधान संशोधन। पहला महत्वपूर्ण संशोधन 21वां संविधान संशोधन है, जिसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन 71वां संविधान संशोधन है, जिसके द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तीसरा महत्वपूर्ण संशोधन 92वां संविधान संशोधन है, जिसके द्वारा संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। नीति निदेशक तत्व। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 39 के अंतर्गत सभी नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान जोड़ा गया। इसी संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 39 के अंतर्गत श्रमिकों, बच्चों और युवाओं की सुरक्षा का प्रावधान जोड़ा गया। इसी संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 43 के अंतर्गत उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान जोड़ा गया। इसी संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 48 के अंतर्गत पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार का प्रावधान जोड़ा गया। सूफी सिलसिले। चिश्ती सूफी सिलसिले के संस्थापक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे। सोहरावर्दी सूफी सिलसिले के संस्थापक बहाउद्दीन जकरिया थे। कादिरी सूफी सिलसिले के संस्थापक सैयद मोहम्मद जिलानी थे। शत्तारी सूफी सिलसिले के संस्थापक शाह अब्दुल्ला शत्तारी थे। फिरदौसी सूफी सिलसिले के संस्थापक शेख बदियुद्दीन समरकंदी थे। नक्शबंदी सूफी सिलसिले के संस्थापक बाकी बिल्लाह थे। बाबर के काल की घटनाएं। पहली प्रमुख घटना पानीपत का प्रथम युद्ध है, जो 21 अप्रैल 1526 को हुआ। दूसरी प्रमुख घटना खानवा का युद्ध है, जो 17 मार्च 1527 को हुआ। तीसरी प्रमुख घटना चंदेरी का युद्ध है, जो 29 जनवरी 1528 को हुआ। चौथी प्रमुख घटना घाघरा का युद्ध है, जो 6 मई 1529 को हुआ। पांचवी प्रमुख घटना बाबर की मृत्यु है, जो 26 दिसंबर 1530 को हुई। दिल्ली सल्तनत के वंश। पहला गुलाम या ममलूक वंश था, जिसका शासन 1206 से 1290 तक रहा। दूसरा खिलजी वंश था, जिसका शासन 1290 से 1320 तक रहा। तीसरा तुगलक वंश था, जिसका शासन 1320 से 1412 तक रहा और यह सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला सल्तनती वंश था। चौथा सैयद वंश था, जिसका शासन 1414 से 1451 तक रहा। पांचवां लोदी वंश था, जिसका शासन 1451 से 1526 तक रहा। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख घटनाएं। पहली प्रमुख घटना राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करना है, जो 1326 से 27 के बीच हुई। दूसरी प्रमुख घटना सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन है, जो 1330 में प्रारंभ किया गया। तीसरी प्रमुख घटना खुरासान अभियान है, जो 1332 में आरंभ किया गया। चौथी प्रमुख घटना दौलताबाद से कराचिल अभियान है, जो 1337 में चलाया गया। पांचवी प्रमुख घटना दीवान-ए-कोही की स्थापना है, जिसका उद्देश्य कृषि को बढ़ावा देना था और इसकी शुरुआत 1325 में की गई। शाहजहां काल के विदेशी यात्री। पहले विदेशी यात्री पीटर मुंडी इटली के निवासी थे और उन्होंने 1630 से 1634 तक भारत की यात्रा की। दूसरे विदेशी यात्री जीन बैप्टिस्ट टेवेनियर फ्रांस के निवासी थे और उन्होंने 1638 से 1663 तक भारत की 6 यात्राएं की तथा वे हीरा व्यापारी थे। तीसरे विदेशी यात्री निकोलाओ मनुची इटली के निवासी थे और उन्होंने 1653 से 1708 तक भारत में रहकर सिकोह की सेना में सेवा की तथा बाद में चिकित्सक बन गए। चौथे विदेशी यात्री फ्रांसिस बनियर फ्रांस के चिकित्सक थे और उन्होंने 1656 से 1717 तक भारत का भ्रमण किया। घास के मैदान। घास के मैदान मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जिसके प्रमुख उदाहरण अफ्रीका का सवाना, ब्राजील का कैंपोस तथा वेनेजुएला और कोलंबिया का लानोस हैं।
दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, जिसके प्रमुख उदाहरण उत्तर अमेरिका का प्रेरी, अर्जेंटीना का पंपास, दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया का डाउन, रूस, चीन, यूक्रेन और मंचूरिया का स्टेपी हैं। सबसे बड़ी तटीय सीमा वाले देश। पहले स्थान पर कनाडा है, दूसरे स्थान पर नॉर्वे है, तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया है, चौथे स्थान पर रूस है, पांचवें स्थान पर फिलीपींस है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7,516 किलोमीटर है और तटीय सीमा की लंबाई के आधार पर भारत का स्थान विश्व में 16वां है। दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ। उत्तर से दक्षिण की ओर पहला नल्लमलाई पर्वत है, दूसरा नीलगिरी पर्वत है, तीसरा अन्नामलाई पर्वत है, चौथा कार्डमम पर्वत है। विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनें। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में चलने वाली स्थानीय पवन है। फोन आल्प्स पर्वत और स्विट्जरलैंड क्षेत्र की स्थानीय पवन है। सिरोको इटली की स्थानीय पवन है। सिमूम अरब क्षेत्र की स्थानीय पवन है। ब्रिकफील्ड ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया क्षेत्र की स्थानीय पवन है। नॉवेस्ट न्यूजीलैंड की स्थानीय पवन है। शमाल इराक और फारस की खाड़ी क्षेत्र की स्थानीय पवन है। सांता आना कैलिफोर्निया की स्थानीय पवन है। कोयम्बिंग जावा और इंडोनेशिया क्षेत्र की स्थानीय पवन है। विश्व की प्रमुख जनजातियां। पिग्मी कांगो बेसिन में निवास करती है। बोरो जनजाति ब्राजील में निवास करती है। बुशमैन दक्षिणी अफ्रीका में निवास करते हैं। रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी हैं। तातार और याकूत साइबेरिया में निवास करते हैं। बदू अरब क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। जुलू नेटाल प्रांत और दक्षिण अफ्रीका में निवास करती है। मसाई पूर्वी अफ्रीका के केन्या क्षेत्र में निवास करती है। विश्व के प्रमुख जलदमरुमध्य। बेरिंग जलदमरुमध्य आर्कटिक महासागर और बेरिंग सागर को जोड़ता है तथा एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। जिब्राल्टर जलदमरुमध्य भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है तथा स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। डोवर जलदमरुमध्य उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है तथा ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है। मलक्का जलदमरुमध्य जावा सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है तथा मलेशिया और सुमात्रा को अलग करता है। फ्लोरिडा जलदमरुमध्य मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है तथा फ्लोरिडा और क्यूबा को अलग करता है। पाक जलदमरुमध्य बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है तथा भारत और श्रीलंका को अलग करता है। भारत की प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनियां। बाल्को का प्रमुख केंद्र कोबा छत्तीसगढ़ में स्थित है और इसका सहयोगी देश सोवियत संघ था। हिंडाल्को का प्रमुख केंद्र रेणुकूट उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसका सहयोगी देश संयुक्त राज्य अमेरिका था। नाल्को का प्रमुख केंद्र दामनजोड़ी ओडिशा में स्थित है और इसका सहयोगी देश फ्रांस था। इंडाल का प्रमुख केंद्र हीराकुंड ओडिशा में स्थित है और इसका सहयोगी देश कनाडा था। माल्को का प्रमुख केंद्र मेत्तूर तमिलनाडु में स्थित है और इसका सहयोगी देश इटली था। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। पहला पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित है। दूसरा कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। तीसरा नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। चौथा असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित है। भारत के प्रमुख दर्रे। चांगला दर्रा लद्दाख में स्थित है। खारदुंगला दर्रा लद्दाख में स्थित है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। जेलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। बुमला दर्रा मणिपुर में स्थित है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। डिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चौकन दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पश्चिमी घाट के दर्रे। उत्तर से दक्षिण की ओर पहला थाल घाट नासिक और मुंबई के बीच स्थित है। दूसरा भोर घाट मुंबई और पुणे के बीच स्थित है। तीसरा पाल घाट कोयम्बटूर और कोची के बीच स्थित है। चौथा शेनकोटा तिरुवनंतपुरम और मदुरै के बीच स्थित है। महत्वपूर्ण शब्दावली। एंडेमिक उस स्थिति को कहते हैं जिसमें कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में लंबे समय तक स्थायी रूप से बना रहता है। एपिडेमिक उस स्थिति को कहते हैं जिसमें कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में कम समय में बहुत तेजी से फैल जाता है। पैंडेमिक उस स्थिति को कहते हैं जिसमें कोई महामारी विश्व के बहुत बड़े भाग में फैल जाती है, जिसका प्रमुख उदाहरण कोविड-19 है। महत्वपूर्ण दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व आत्ममुग्धता दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। महत्वपूर्ण संस्थान। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में स्थित है। हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा में स्थित है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है। प्रदूषक और उनसे प्रभावित अंग। एस्बेस्टस धूल का सबसे अधिक प्रभाव फेफड़ों पर पड़ता है। सीसा मुख्य रूप से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन से मिलकर रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देती है। पारा का सबसे अधिक प्रभाव गुर्दों पर पड़ता है। फ्लोराइड का अधिक प्रभाव दांतों पर पड़ता है।
नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, कचरे से उत्पन्न ऊर्जा तथा ज्वारीय ऊर्जा शामिल हैं। प्रमुख समस्थानिक। यूरेनियम 235 का उपयोग चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। सोडियम 24 का उपयोग रक्त के प्रवाह का पता लगाने में किया जाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। आर्सेनिक 74 का उपयोग ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। फास्फोरस 32 का उपयोग ल्यूकेमिया के उपचार में किया जाता है। आयोडीन 131 का उपयोग थायरॉइड ग्रंथि के उपचार में किया जाता है। महत्वपूर्ण प्राकृतिक अम्ल। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा और नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्सेलिक अम्ल पाया जाता है। चींटी और बिच्छू के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कांच और उनके उपयोग। फ्लिंट कांच का उपयोग कैमरा और दूरबीन के लेंस बनाने में किया जाता है। पाइरेक्स कांच का उपयोग प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है। सोडा कांच का उपयोग ट्यूबलाइट बनाने में किया जाता है। क्रुक्स कांच का उपयोग धूप का चश्मा बनाने में किया जाता है। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान का अध्ययन है। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती का अध्ययन है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन है। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन है। सेरिकल्चर रेशम के कीट पालन का अध्ययन है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है। विटामिन और उनके अभाव से होने वाले रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन सी की कमी से स्कवी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता प्रभावित होती है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता। प्रमुख फसल और उपयुक्त जलवायु। चावल के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु सबसे उपयुक्त होती है। गेहूं के लिए उष्ण और शीतोष्ण जलवायु उपयुक्त होती है। ज्वार के लिए शुष्क जलवायु उपयुक्त होती है। कपास के लिए अर्धशुष्क जलवायु उपयुक्त होती है। पाकिस्तान के प्रमुख शहर। उत्तर से दक्षिण की ओर पहला शहर इस्लामाबाद है। दूसरा शहर लाहौर है। तीसरा शहर मुल्तान है। चौथा शहर कराची है। संवैधानिक विकास के अधिनियम। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने का पहला प्रयास था। इसी अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर का पद बढ़ाकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया और वारेन हेस्टिंग्स पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बने। इसी अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसी अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। इसी अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के प्रशासन और कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो गया। चार्टर एक्ट 1793। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसी अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। चार्टर एक्ट 1813। इस अधिनियम के द्वारा चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इसी अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत आकर धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। इसी अधिनियम के द्वारा स्थानीय सरकारों को कर लगाने तथा कर न देने वालों को दंडित करने का अधिकार दिया गया। चार्टर एक्ट 1833। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। इसी अधिनियम के द्वारा सिविल सेवाओं में खुली प्रतियोगिता के सिद्धांत की शुरुआत करने का प्रयास किया गया। इसी अधिनियम के द्वारा मद्रास और बंबई के गवर्नरों की विधायी शक्तियां समाप्त कर दी गईं। चार्टर एक्ट 1853। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसी के बाद 1854 में सिविल सेवा सुधारों के लिए मैकॉले समिति की नियुक्ति की गई। भारत सरकार अधिनियम 1858। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय का पद स्थापित किया गया और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। इसी अधिनियम के द्वारा भारत सचिव का नया पद बनाया गया। इसी अधिनियम के द्वारा 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया, जो भारत सचिव की सलाहकार परिषद थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। इसी अधिनियम के द्वारा वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इसी अधिनियम के बाद क्रमशः 1862 में बंगाल, 1866 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और 1897 में पंजाब में विधान परिषदों की स्थापना की गई। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषदों के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया। इसी अधिनियम के द्वारा बजट पर चर्चा करने तथा कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया।
संवैधानिक विकास के अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम को मौले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के आकार और कार्यक्षेत्र में वृद्धि की गई तथा अनुपूरक प्रश्न पूछने और बजट पर संकल्प रखने का अधिकार दिया गया। इसी अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन अर्थात सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। भारत शासन अधिनियम 1919। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इसी अधिनियम के द्वारा विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभाजित किया गया। इसी अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई। इसी अधिनियम के परिणामस्वरूप 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसी अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से अलग कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम के द्वारा अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गईं। इसी अधिनियम के द्वारा देश में संघीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया। इसी अधिनियम के द्वारा प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई। इसी अधिनियम के द्वारा 1858 में स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। इसी अधिनियम के द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग तथा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई। इसी अधिनियम के परिणामस्वरूप 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संविधान सभा। संविधान सभा के महत्वपूर्ण कार्य। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन 1949 में किया गया। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। पुराणों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय इतिहास और कथाओं का सबसे विस्तृत वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता महर्षि लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराणों की कुल संख्या 18 है। केवल 5 पुराणों में मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मा और भागवत पुराण में वंशावलियां मिलती हैं। सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण मत्स्य पुराण माना जाता है। मौर्य वंश का उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। गुप्त वंश का उल्लेख वायु पुराण में मिलता है। सातवाहन वंश का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। राजाओं के साथ कृषि संबंधी विवरण अग्नि पुराण में मिलता है। प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद हैं। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक बादरायण हैं। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी हैं। वैदिक कालीन नदियाँ। वैदिक कालीन नदियों के प्राचीन नाम। काबुल नदी का वैदिक नाम कुभा था। झेलम नदी का वैदिक नाम वितस्ता था। रावी नदी का वैदिक नाम परुष्णी था। गोमती नदी का वैदिक नाम गोमला था। गंडक नदी का वैदिक नाम सदानीरा था। सतलज नदी का वैदिक नाम शतुद्री था। व्यास नदी का वैदिक नाम विपाशा था। चेनाब नदी का वैदिक नाम अस्किनी था। बौद्ध धर्म। बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक। बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक पीपल का वृक्ष अर्थात बोधि वृक्ष है। निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह है। मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। प्रथम उपदेश का प्रतीक धर्मचक्र है। सल्तनत काल। विभाग और उनसे संबंधित सुल्तान। दीवान ए अर्ज अर्थात सैन्य विभाग का संगठन बलबन ने किया। दीवान ए मुस्तखराज अर्थात वित्त विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की। दीवान ए रियासत अर्थात बाजार नियंत्रण विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की। दीवान ए अमीर कोही अर्थात कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की। दीवान ए बंदगान अर्थात गुलामों के विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। दीवान ए खैरात अर्थात दान विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। दीवान ए इस्तेहकाक अर्थात पेंशन विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। मंत्री और उनसे संबंधित विभाग। ख्वाजगीर कोषाध्यक्ष था। आरिज ए मुमालिक सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी था। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी था। दीवान ए बंदगान दास विभाग का प्रमुख था। वकील ए दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। काजी उल कुजात न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। मुशर्रिफ ए मुमालिक विभागीय आय और व्यय का लेखा जोखा रखता था। कर व्यवस्था। सल्तनत काल की राजस्व व्यवस्था। उश्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था जो संपत्ति का 40वां भाग होता था। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। विजयनगर साम्राज्य। प्रशासनिक इकाइयों का क्रम। सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई प्रांत या मंडल थी। उसके बाद कोट्टम या वलनाडु अर्थात जिला आता था। इसके बाद नाडु आता था। उसके बाद मिलाग्राम आता था जिसमें लगभग 50 ग्रामों का समूह होता था। सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई उरिया ग्राम थी। बहमनी राज्य और उनके वंश। बीजापुर पर आदिलशाही वंश का शासन था।
अहमदनगर पर निजामशाही वंश का शासन था। बरार पर इमादशाही वंश का शासन था। गोलकुंडा पर कुतुबशाही वंश का शासन था। बीदर पर बरीदशाही वंश का शासन था। कांग्रेस के अधिवेशन। कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। मद्रास अधिवेशन 1887 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी ने की और वे कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की और वे कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने। कलकत्ता अधिवेशन 1896 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की और इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने की और इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। कलकत्ता अधिवेशन 1911 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर ने की और इसी अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की और वे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। दिल्ली अधिवेशन 1923 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की और वे कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने। कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की और वे कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभभाई पटेल ने की और इसमें मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया। फैज़पुर अधिवेशन 1937 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की और यह कांग्रेस का पहला ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित अधिवेशन था। सामाजिक सुधार। महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार अधिनियम। बालिका वध निषेध अधिनियम को बंगाल सती विनियमन भी कहा जाता है और इसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में लागू किया। दास प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1843 में लॉर्ड एलेनबरो के समय लागू किया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय लागू किया गया। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय लागू किया गया। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय लागू किया गया। शारदा एक्ट 1929 में लॉर्ड इरविन के समय लागू किया गया। इतिहास के काल। इतिहास का वर्गीकरण। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है जिसका लिखित साक्ष्य तो मिलता है लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक काल वह काल है जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। समाचार पत्र। प्रमुख समाचार पत्र और उनके विशेष तथ्य। बंगाल गजर की स्थापना जेम्स ऑगस्टस हिकी ने 1780 में कोलकाता से की और यह भारत का पहला समाचार पत्र था। मद्रास कोरियर का प्रकाशन 1784 में मद्रास से प्रारंभ हुआ और यह मद्रास का पहला समाचार पत्र था। समाचार दर्पण का प्रकाशन विलियम केरी ने 1818 में कोलकाता से किया और यह पहला बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र था। मिरात उल अखबार का प्रकाशन राजा राममोहन राय ने 1822 में कोलकाता से किया और यह पहला फारसी समाचार पत्र था। बॉम्बे समाचार का प्रकाशन 1830 में मुंबई से प्रारंभ हुआ और यह गुजरात का पहला समाचार पत्र था। जामे जहानुमा का प्रकाशन 1822 में कोलकाता से हुआ और यह पहला उर्दू समाचार पत्र था। उदंत मार्तंड का प्रकाशन जुगल किशोर शुक्ल ने 1826 में कोलकाता से किया और यह हिंदी का पहला समाचार पत्र था। ट्रेड यूनियन। प्रमुख ट्रेड यूनियन और उनके राजनीतिक दल। भारतीय मजदूर संघ भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है।